हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सभी 3 जनवरी 2022 को जो हमारा सीटेट का पेपर 1 हुआ था उससे लिए गए हैं। इससे पहले हम लोग जो 1 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था वो हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। ऑप्शन ए है सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों के लिए एक समान है। बी है बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है, तो ये कथन भी हमारा सही है। सी है इसका पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। तो यह बिल्कुल भी नहीं है, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। डी है सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इसमें वातावरण का भी रोल होता है, इसलिए यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के शिरों की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए है घुमावदार, बी है विशिष्टता, सी है अधोगामी और डी है शीर्षगामी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। अधोगामी विकास में क्या होता है, केंद्र से बाहरी भागों की ओर विकास होता है, जबकि शीर्षगामी में क्या होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, कल्पना वाले खेल खेलते हैं, साथ ही वो परियों की कहानी आदि को सच मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। फर्स्ट है परिवार, सेकेंड है मीडिया, थर्ड है धार्मिक संस्थाएं और फोर्थ है विद्यालय। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि परिवार जो है वो हमेशा प्राथमिक सामाजिकरण के संस्था में आएगा, न कि द्वितीयक में। और इसको छोड़ के, परिवार को छोड़ के बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो सभी द्वितीयक संस्थाएं हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। ऑप्शन ए है क्रमबद्धता, बी है संरक्षण, सी है सकर्मक अनुमान और डी है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी सकर्मक अनुमान। इसमें बहुत सारे लोगों ने गलतियां भी की थी, उन्होंने ऑप्शन डी लगाया था, तो ये हमारा नहीं होगा। यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज हमारे अंदर आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक में निम्न में से क्या कर पाने की योग्यता होती है। ऑप्शन ए है प्रतिवर्तन, बी है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क, सी है अमूर्त चिंतन और डी है प्रतिज्ञप्ति चिंतन। तो अभी हमने देखा कि अमूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है उसी में यह आता है निगमनात्मक तर्क। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, यानी प्रतिवर्तन यानी पलटावी का जो गुण होता है वो उसके अंदर आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है पारंपरिक चरण, बी है अपारंपरिक चरण, सी है उत्तर पारंपरिक चरण और डी है पूर्व पारंपरिक चरण। तो देखिए, ए, सी और डी तो हमने पढ़ा है, लेकिन अपारंपरिक चरण इनका नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन ए है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, बिल्कुल सही बात है। बी है विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, यह भी सही है। ऑप्शन सी है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, ये ऑप्शन हमारा गलत है, मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। ऑप्शन डी है आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना, यानी बच्चे को जहां जरूरत है वहां उसे सहायता प्रदान करना। तो इसलिए इसका आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
लेव-वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाधित करने हेतु उपयुक्त बताया है? ऑप्शन ए है सहकर्मी सहयोगिता, सेकंड है सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, थर्ड है रटकर याद करने पल भर। तो देखिए इस पर रटना जहां भी आता है वो हमारा गलत होता है। अगला है गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप नहीं होना चाहिए बल्कि उसका हस्तक्षेप होना चाहिए, तो इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा सही हो जाएगा कि सहकर्मी सहयोगिता। अगला प्रश्न है किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? ऑप्शन ए है कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कठोर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सेकंड है अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन थर्ड है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ है विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता के साथ सीखते हैं, ऐसा नहीं है, वो खेल कूद के द्वारा सामाजिक माध्यमों के द्वारा वो अच्छे से सीखते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। अगला प्रश्न है किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, बी है हार्वर्ड गार्डनर, सी है लेव वाइगोत्स्की और डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन जो सेकंड है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बुद्धि एकल इकाई है इस बात को उन्होंने नकारा था। अगला प्रश्न है खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोशन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है जेंडर प्रासंगिकता, सेकेंड है जेंडर भेदभाव, थर्ड है जेंडर रूढ़िवादिता और फोर्थ है जेंडर स्थिरता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, जेंडर रूढ़िवादिता इसका सही आंसर होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि लोग अपने अंदर यह धारणा बना लेते हैं कि महिलाएं जो है वो केवल घर का काम करे, पुरुषों का काम है बाहर का काम करना। तो ये सभी क्या है, ये सच्चाई पर वास्तविकता नहीं है, बल्कि यह एक जो रूढ़िवादिता है जेंडर को लेकर, लिंग को लेकर, वो है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है योगात्मक, सेकेंड है मानक संदर्भित, थर्ड है रचनात्मक और फोर्थ है मानकीकृत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड जो है रचनात्मक। इसमें क्या होता है कि पढ़ने के साथ साथ ही बच्चों का आकलन हम करते जाते हैं। योगात्मक आकलन जो है वो क्या होता है, सेशन जब खत्म हो जाता है, वर्ष के अंत में ली जाने वाली परीक्षाएं जो होती हैं वो योगात्मक होता है। तो यहाँ पर योगात्मक नहीं होगा बल्कि रचनात्मक होगा। अगला प्रश्न है एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को, ऑप्शन ए है वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकेंड है ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। थर्ड है भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी। तो यह ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला है एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, ऑप्शन ए है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सेकेंड है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, सही बात है। अगला है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, यह भी सही है। अगला है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, यानी कि जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए में यह तीनों है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही
कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, बिल्कुल गलत है, पाठ्यक्रम को केवल पूरा नहीं करना है। सेकंड है यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा प्रतिभाशाली हैं केवल उन्हें ही पढ़ाना है, बाकी बच्चों का भी ध्यान रखना है। अगला है विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। और अगला है सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा, बिल्कुल नहीं। अगर वो कुछ बच्चों को ही मौका देती है तो वो फिर प्रभावशाली कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा कि वो क्या कर रही हैं कि ऐसे समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कर रही हैं और बच्चों को। अगला प्रश्न है गुणज वैकल्य, इसे हम लोग इंग्लिश में डिस्कैलकुलिया भी कहते हैं। गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना, ऐसा नहीं करना है आपको। सेकेंड है विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही बात है, उसे उस टाइप का सामग्री हम उपलब्ध करवाएंगे, तो ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ में हम लोग देख रहे हैं मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यह नेगेटिव है। साथ ही लिखा गया है थर्ड में कि पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु को जोड़ देना। एक तो बच्चा पहले से ही परेशान है, उसमें अतिरिक्त विषय वस्तु को हम क्यों जोड़ेंगे, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। फर्स्ट है स्पर्शिक ग्लोब, सेकेंड है छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। तो देखिए जो छोटा अक्षर वाला पुस्तक है वो कैसे एक छात्र के लिए सहायक होगा, तो ऑप्शन सेकेंड ही हमारा सही हो जाएगा। अगला है कथन ए दिया गया है भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तर्क है प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि जिसे पठन विकार है यानी डिस्लेक्सिया से जो विद्यार्थी जूझ रहे हैं इसके लिए। तो इसमें सही कथन का सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए दोनों ही सही है कि हमें अलग अलग टाइप से पढ़ाना चाहिए, विविध तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि जो बच्चे परेशान हैं पठन विकार को लेकर, डिस्लेक्सिया को लेकर, उन्हें भी सहायता होगी। तो यानी कि दोनों ही सही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन, सेकेंड है अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता में अभिसारी चिंतन नहीं होता। अगला है अमूर्त चिंतन की योग्यता, और फोर्थ है नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो ऑप्शन जो फोर्थ है, थर्ड है और फर्स्ट है, ये हमारा सही है, इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन थर्ड में हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कथन ए कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कारण दिया गया है एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह भी बिल्कुल सही है कि केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा हम चीज़ों को निर्धारित न कर लें, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, ए भी सही और आर भी सही है। अगला प्रश्न है किसी संप्रत्यय को, यहाँ पर पढ़ाने लिखा हुआ था वो गलती से टाइप हो गया, पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। फर्स्ट है निगमनात्मक, सेकेंड है आगमनात्मक, और थर्ड है अनुकरणात्मक, और फोर्थ है प्रतिस्पर्धात्मक। तो हम लोग जानते हैं कि जो आगमनात्मक विधि होता है हमारा, इसमें पहले हम उदाहरण देते हैं और उसके बाद नियम की ओर जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन जो सेकेंड है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण, ऐसा हमें नहीं करना है। सेकेंड है विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत भी नहीं करनी है। थर्ड है मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना, तो ऐसा भी नहीं करना है। फोर्थ है मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता जो है वो जरूरी है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। फर्स्ट है खेलकूद, सेकंड है घर, थर्ड है कक्ष। तो इन तीनों ही जगहों पे अधिगम होता है। अधिगम का मतलब सीखना होता है। यह जरूरी नहीं है कि केवल विषय वस्तु पाठ को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे भी अधिगम होता है। बच्चे बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? फर्स्ट है मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। बहुत ही सही आंसर है हमारा। सेकंड है समस्या को हल करने के लिए छात्रों के विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह भी ऑप्शन सही है। थर्ड है समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। थर्ड भी सही है। फोर्थ है हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है कि किसी भी समस्या समाधान के लिए हम बस एक ही तरीके का नियम अपना रहे हैं, तो यह गलत है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। संरचनावादी कक्षा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेकंड है पाठ्यपुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, याद हमें नहीं करना है। अगला है कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, यह भी गलत है। फोर्थ है कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग कर नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है यानी बाधक है? फर्स्ट है त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, तो यह बिल्कुल भी गलत है। अधिगमकर्ता यानी जो बच्चे सीख रहे हैं उनमें गलतियां करना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर बच्चे उसमें शर्म करेंगे तो वह कैसे सीखेंगे? इसलिए ऑप्शन सेकेंड ही हमारा सही हो जाएगा। अगर बच्चा शर्म कर रहा है गलतियां करने से, तो इसलिए वो उसके मार्ग में, सीखने के मार्ग में बाधक है। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? जो बाहरी वस्तुओं के लिए, बाहरी किसी भी चीज के लिए, शाबाशी के लिए, इन चीजों के लिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। वो अपने आप के लिए, उसे किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया, वो खुद ही कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का है। सेकंड है नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। यहाँ पर उसका मोटिवेशन क्या है? नगद इनाम पाना। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है? यही हमारा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। वह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को सुस्पष्ट करता है? फर्स्ट है प्रतियोगिता और संज्ञान। प्रतियोगिता किसमें बात कहाँ से आ गई? सेकंड है संज्ञान और संवेग। संज्ञान यानी जो सीखना हमारा है, और संवेग यह तनाव क्या है? यह एक प्रकार का संवेग ही है, तो इसलिए ऑप्शन सेकेंड जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो। फर्स्ट है शिक्षक निर्देशित, सेकंड है सहपाठियों द्वारा निर्देशित, थर्ड है पाठ्यपुस्तक केंद्रित और फोर्थ है स्वनिर्देशित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है, स्वनिर्देशित। यानी बच्चा जब स्वतः निर्देशित होता है तो वो बहुत अच्छे से सीखता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 30 प्रश्न। इनमें से आपने कितना सही किया आप हमें कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।